कि घाटे की वित्त व्यवस्था अर्थव्यवस्था में जब इकोनॉमी में हमारे पास रेवेन्यू आती कम है, लेकिन हम क्या करते हैं, रेवेन्यू को खर्च अधिक करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू के जो सोर्स होते हैं वो कम होते हैं, यानी अर्निंग इकोनॉमी से हमारे पास कम होती है और एक्सपेंडिचर हमारे पास अधिक होता है, तो दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल बजट में अंतर पाया जाता है, ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। तो ये फिस्कल सिस्टम जो आपके पास होता है, इसमें इकोनॉमी के सारे डायमेंशंस पे काम किया जाता है लगभग, जैसे आपके पास डेप्ट सिस्टम, जब से आपके पास एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इन सारी चीजों पे बात करते हैं। लेकिन तो घाटे का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में आय का मान कम हो और व्यय का मान अधिक हो, तो आप इस व्यवस्था को घाटे की वित्त व्यवस्था की संज्ञा देते हो। ठीक है, तो आय का मान जब हमारे पास इकोनॉमी में कम होता है और व्यय का मान इकोनॉमी में अधिक होता है, तो ये सिस्टम हमारे पास घाटा कहलाता है। जब इसे हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में बहुआयामी या व्यापक रूप में अध्ययन करते हैं, ठीक है, व्यापक रूप में अध्ययन करते हैं, तो इसे हम लोग घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। व्यापक रूप में आपके पास फिस्कल डेफिसिट की नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब हम लोग बजट में इसका प्रयोग करते हैं तो इसे बजटीय घाटे के नाम से जाना जाता है। जैसे बजटीय घाटा होता है, बजटीय घाटा वो घाटा होता है जब इकोनॉमी में आय का मान, ठीक है, आय का मान कम होता है और सरकार खर्च ज्यादा करती है, तो वो बजट में जब ऐसी व्यवस्था की जाती है तो इस सिस्टम को हम लोग बजटीय घाटा कहते हैं, और इसमें केवल बजट के अंतर्गत मदों को कैलकुलेट किया जाता है, जबकि आपके पास फिस्कल डेफिसिट के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के हर डायमेंशंस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हर डायमेंशंस पे बात किया जाता है कि जो पूरी इनकम इकोनॉमी में ओवरऑल इनकम आती है, चारों तरफ से इनकम आती है, वो इनकम बहुत कम होती है और चारों तरफ जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वहां पर व्यय का मान बहुत ज्यादा होता है, तो उस व्यवस्था को हम लोग घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। तो घाटे का मतलब समझ में आया। डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब सीधा होता है कि जब आपके एक्सपेंडिचर का मान ज्यादा हो और इकोनॉमी में, और इनकम का मान कम हो, आपको इकोनॉमी में इनकम कम आए, रेवेन्यू कम जनरेट हो, लेकिन एक्सपेंडिचर का मान अगर अधिक हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को फिस्कल डेफिसिट की संज्ञा दी जाती है। इसके पूर्व हमने इन्फ्लेशन में आपके साथ स्टडी किया था। इन्फ्लेशन में मैंने आपको ये बताया था कि मनी को, जो सप्लाई ऑफ मनी थी, मुद्रा की पूर्ति थी, इसको लेकर के जो अर्थशास्त्री थे बड़े आशावादी थे और उन्होंने मुद्रा के बहुआयामी रोल को एक्सेप्ट किया, यानी मनी प्लेइंग द सिग्निफिकेंट मल्टी डायमेंशनल सिग्निफिकेंट रोल इकोनॉमी में अदा करती है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्पज के लिए। तो मुद्रा एक विशेष रूप से विशेषता रखती है कि ये इकोनॉमी में डेवलपमेंट एजेंट के रूप में वर्क करती है, और ये कीन्सियन कॉन्सेप्ट को वहां से उठाया गया और उसके आधार पर मुद्रा की पूर्ति को घाटे के माध्यम से अधिक करने की बात की गई कि अगर अर्थव्यवस्था में घाटा भी हमको मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए उठाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा मनी प्रोवाइड कीजिए। ये मनी क्या करेगी, इकोनॉमी में इनकम जनरेट करेगी, और ये इनकम क्या करेगी, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट करेगी, और यही डिमांड आपके पास प्राइस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फ्लुएंस प्राइस के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, और यही प्राइस प्रोड्यूसर के प्रॉफिट के रूप में कन्वर्ट कर देगा, और ये प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट को इनहेंस करेगा, और इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में बढ़ेगा तो आप समझ सकते हो कि इससे एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट होगी। अब इसके डिमेरिट्स क्या है कि इकोनॉमी में जो प्राइस राइज होता है ये एक तरफ तो प्रॉफिट बढ़ाता है,
दूसरी तरफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी बढ़ाता है। ये पॉइंट आपको नोट रखना पड़ेगा। लोगों की क्रय शक्ति भी कम करता है। लोगों के जो आपके कंज्यूमर है उनकी परचेजिंग पावर को भी डिक्लाइन करता है। तो ये कई प्रॉब्लम्स जनरेट करता है, जो प्राइस आप कमोडिटी का प्राइस राइज होता है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था एक प्रकार से इकोनॉमी को अनबैलेंस करने की प्रक्रिया है, और अनबैलेंस करने के परिणाम स्वरूप हम पुनः एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंच जाते हैं। उस प्रक्रिया है एक प्रकार से इकोनॉमी को झटका देना। ठीक है, एक झटका देने का मतलब यह होता है इकोनॉमी में को क्या करते हैं, जो ऑटोमोट पर इकोनॉमी पड़ी है उसको एक प्रकार से शॉक देना होता है, ताकि इकोनॉमी अचानक तेजी से प्रोग्रेस पाथ पे चल पड़े। अगर हम बात करते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है और इसके क्या उद्देश्य होते हैं, तो जब कभी सरकार की आय उसके द्वारा किए जाने वाले व्यय से कम हो जाए, यानी व्यय का मान क्या हो जाए, जो व्यय का मान है वो अधिक हो जाए तथा आय का मान कम हो जाए। तो जो उसकी आय है उसका मान कम हो जाए और व्यय का मान अधिक हो जाए, तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। यानी घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत जब आपका टारगेट ये होता है कि इकोनॉमी में व्यय का मान अधिक हो, और व्यय करने के लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो ये मनी आएगी कहां से, तो जब इस प्रकार का सिस्टम अपनाया जाता है तो इसे हम लोग घाटे की वित्त व्यवस्था की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसी को आप हीनार्थ प्रबंधन कहते हो। ठीक है, हीनार्थ प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि हीनार्थ जो प्रबंधन होता है, हीनार्थ प्रबंधन का प्रयोग सबसे ज्यादा इकोनॉमी में वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट होता है, हीनार्थ प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। जब अर्थव्यवस्था में आय का मान कम हो तथा व्यय का मान अधिक हो, तो आय के मान कम होने के परिणाम स्वरूप तथा व्यय के मान अधिक होने के परिणाम स्वरूप सरकार को एक्स्ट्रा मनी की व्यवस्था करनी पड़ती है। और जब सरकार एक्स्ट्रा मनी की व्यवस्था करती है तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था के नाम से जानते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था को 3 प्रकार से पूरा किया जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि जो आपने घाटा इकोनॉमी में दिखाया है ये मनी कहां से आएगा, तो ये 3 प्रकार से इसको पूरा किया जाता है। पहला हमने बताया ना, कीन्स के सिस्टम को अपनाया जाता है और नए नोट छाप करके, क्योंकि अब इकोनॉमी में नोट छापने की कोई बाध्यता नहीं रह गई है। जब नोट छापने की बाध्यता नहीं रह गई है तो इकोनॉमी में आप 200 करोड़ रुपए का गोल्ड एवं फॉरेन सिक्योरिटी रख करके चाहे जितनी नोट चाहो छाप सकते हो। तो पहला तरीका ये गवर्नमेंट अपनाती है कि इकोनॉमी में नई नोट को प्रिंट करती है और उसके माध्यम से जो अतिरिक्त व्यय आता है इस व्यय को संपन्न करती है। तो पहला तरीका होता है कि नए नोट छाप करके। दूसरा घाटा कैसे पूरा करती है, दूसरा तरीका ये होता है कि विदेशी ऋण लेकर के। ठीक है, तो दूसरे तरीके से क्या होता है कि जब आप इकोनॉमी में व्यय का मान तेजी से बढ़ाना चाहते हो आय की अपेक्षा, तो आप विदेश से लोन लीजिए और उस लोन के माध्यम से अपने इस खर्च को संपादित कीजिए। और तीसरा तरीका होता है आंतरिक ऋण लेकर के। जब आप घरेलू बाजार से लोन लेते हैं और उसके माध्यम से इकोनॉमी में क्या करते हैं, खर्च को बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत जो जिसे हम कहते हैं जब अर्थव्यवस्था में आय की अपेक्षा व्यय अधिक करना चाहती है सरकार, तो इसे हम लोग घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। और घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत जो रुपीज की समस्या होती है उसको 3 तरीके से सॉल्व करती है। पहला नए नोट छाप करके, दूसरा विदेशी ऋण ले करके और तीसरा आंतरिक ऋण ले करके। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपके पास तरीके होते हैं जिससे हम लोग अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर इकोनॉमी में जितनी इनकम आती है, ठीक है, आय
अगर मैं उतना व्यय करने लगूं तो ये घाटे की वित्त व्यवस्था ना हो करके बैलेंस आपके पास बजट सिस्टम होगा। बैलेंस बजट सिस्टम होगा कि यानी जितनी आपके पास इनकम है उतना ही आप व्यय करना चाहते हो, तो ये एक प्रकार से बैलेंस बजट सिस्टम के नाम अंतर्गत जाना चाहेगा। लेकिन अगर आपके पास आय का मान कम है तथा व्यय का मान ज्यादा है तो इसे हम लोग डेफिसिट बजट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, डेफिसिट बजट के नाम से जाना जाता है। और अगर इकोनॉमी में आय का मान ज्यादा है और व्यय का मान कम है, आय का मान ज्यादा है तथा व्यय का मान कम है, तो इसे हम लोग सरप्लस बजट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, सरप्लस बजट की संज्ञा देते हैं। तो तीन प्रकार का जो आपके पास बजट सिस्टम होता है वो बनता है। और आजकल सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का कल्चर ज्यादा चला है, ये आपका सेकंड नंबर पर आता है। इस सिस्टम के अंतर्गत काम किया जाता है। और क्लासिकल जो टाइम था, क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने आय व्यय के बराबर करते थे और वो बैलेंस बजट सिस्टम को लेकर के चलते थे। ठीक है, इस सिस्टम में कहते थे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। और जो आपका डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री मैंने देखा कि डेवलपिंग कंट्री जो भी होते हैं वहां पर जो आपका बजट सिस्टम होता है वो बजट सिस्टम आपका डेफिसिट बजटिंग मैंने ज्यादा पाया है। और जो आपके डेवलप्ड कंट्री होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, वहां पर सरप्लस बजट का कल्चर ज्यादा पाया जाता है। वहां पर जितनी इनकम आती है उससे कम खर्च किया जाता है, क्योंकि वो लोग ऑप्टिमाइजेशन के स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और जब कोई देश ऑप्टिमाइजेशन के स्टेज पर पहुंच चुका होता है तो वो इन्फ्लेशन से क्यों प्रॉब्लम जनरेट करे, क्योंकि आप जानते हो कि घाटे के बजट के द्वारा अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन जैसी समस्या आती है और ये इन्फ्लेशन इकोनॉमी को प्रॉब्लम जनरेट करती है। तो इस प्रकार डेवलप्ड कंट्री में आप वो इन्फ्लेशन को चाहते हैं नहीं मोटिवेट, मतलब इन्फ्लुएंस को नहीं लाना चाहते हैं। ठीक, इन्फ्लेशन क्योंकि इकोनॉमी में लोगों की परचेजिंग पावर को डिक्लाइन करता है, इसलिए वहां पर सरप्लस बजट का कल्चर ज्यादा है। ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि जब तक आप फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर नहीं पहुंच जाते हो तब तक आपको जो भी बजट सिस्टम अपनाना पड़ेगा वो आपको डेफिसिट बजटिंग का कॉन्सेप्ट अपनाइए। डेफिसिट बजटिंग पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी कि इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर का मान आपको बढ़ाना है और इनकम का मान आपको जितनी इनकम आ रही है उससे ज्यादा अधिक खर्च करना है इकोनॉमी में। तो उस पैसे की व्यवस्था कहां से हो, तो प्रोफेसर कीन्स ने वहां पर एग्जाम्पल दिया कि आप तीन तरीकों से इस प्रकार के बजट की व्यवस्था आप कर सकते हो ताकि एक्सपेंडिचर का मान बढ़े। तो पहला तरीका इन्होंने बताया कि इकोनॉमी में आप नए नोट छाप लीजिए, और जब नए नोट छाप लेंगे तो उससे आपको एक्स्ट्रा जो खर्च होगा वो खर्च आप संपादित कर सकते हो। दूसरा तरीका इन्होंने सुझाया कि विदेश से आप ऋण लीजिए, लेकिन ऋण में एक नुकसान है, आपको लोन में ब्याज देना पड़ेगा और ब्याज बर्डन बढ़ेगा जिससे आपका राजकोषीय घाटा बढ़ता चला जाएगा, जो आपके लिए प्रॉब्लम है। पहले तरीके में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर जाएगी इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी में वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन करेगी नए नोट छापने में, ये एक प्रॉब्लम है, बट आप ब्याज से बच जाते हो। और दूसरा तरीका होता है विदेशी ऋण लेकर के इस प्रकार के घाटे के बजट को संपादित किया जा सकता है। और तीसरा तरीका होता आप घरेलू बाजार से, आंतरिक बाजार से, भारत में है तो भारत के लोगों से आप लोन लीजिए और वही उसको इकोनॉमी में खर्च कीजिए। और भारत के लोगों से लोन लेने का तरीका यह है कि आप डिबेंचर पेपर को जारी करिए, किसान पत्र को जारी करिए, और इस बहाने से लोग क्या करेंगे, उन डेप्ट पेपर को खरीदेंगे और उस डेप्ट पेपर को खरीदने के बाद उसको आप नए व्यय के रूप में खर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए वित्त का प्रबंधन आपके पास हो जाएगा। चलिए, हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी आय हमेशा उनके व्यय से कम क्यों रह जाती है। ठीक है, दरअसल ये बात लोगों पर नहीं बल्कि अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले देशों पर भी लागू होती है। अर्थात दुनिया में लगभग हर देश की सरकार इस समय घाटे का
वित्त व्यवस्था या घाटे का बजट का सहारा ले रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल आपकी पर्सनल लाइफ है और आप अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हमारी लाइफ में मेरी जो इनकम होती है उस इनकम का मान कम रहता और मेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा रहते हैं, और आपकी जैसे पर्सनल लाइफ में घाटा चलता रहता सदैव, और इस एक्सपेंडिचर को संपादित करने के लिए आप क्या करते हो, आप लोन लेते हो, किसी से उधार लेते हो। ठीक है, इस प्रकार की एक्टिविटी संपादित करते हो, जैसे आप अपने पर्सनल लाइफ में घाटा उठाते हो, उसी प्रकार ये वर्ल्ड इकोनॉमी में जितनी भी कंट्रीज हैं वो भी डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं से उधार लेकर के काम करते हैं। बस इनके पास एक पावर अधिक होती है कि ये न्यू करेंसी को पब्लिश कर सकते हैं। और मैंने बोला क्वाइन इकोनॉमी की अगर बात करता हूं तो क्वाइन इकोनॉमी फिस्कल डेफिसिट में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि क्वाइन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस में डालती है, तो ये भी घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए बहुत सरल तरीका माना जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब जब कभी सरकार की आय उसके द्वारा किए जाने वाले व्यय से कम हो जाती है, तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे हम लोग घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था तीन प्रकार से मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया जाता है। नए नोट छाप करके, विदेशी ऋण लेकर के फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। जरूरी नहीं कि किसी देश से ही हम ले, जितने आपके पास वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, सच एज वर्ल्ड बैंक, सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सच एज अंकटाड, इन कंट्रीज से भी आप लोन ले करके आप अपने डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट को पूरा कर सकते हैं, उस प्रकार के व्यय को चला सकते हैं। आंतरिक ऋण लेकर के या देश की जनता से ऋण लेकर के। ठीक है, तो आंतरिक ऋण जैसे थ्रू एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं, एंड उसके माध्यम से आप क्या करते हैं, फिस्कल डेफिसिट जैसे आप इन एक्टिविटी को संपादित कर सकते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से घाटे की वित्त व्यवस्था पे अगर मैं बात करता हूं तो भारतीय दृष्टिकोण कहता है कि भारत में जब सरकार का कुल आय, ठीक है, यानी राजस्व खाता और पूंजी खाता दोनों से मैं आगे बजट आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो बजट में मैं आपको राजस्व खाता एंड पूंजी खाता दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसके कुल व्यय से कम हो जाती है। यानी राजस्व खाता से प्राप्त प्राप्तियां और पूंजी खाते के अंतर्गत जितनी प्राप्तियां होती हैं उसकी अपेक्षा टोटल एक्सपेंडिचर का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक में जमा अपने नकद कोषों से धन निकालती है, अथवा रिजर्व बैंक तथा व्यापारिक बैंकों से, देखो रिजर्व बैंक तथा व्यापारिक बैंकों से ऋण लेती है। तो यानी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को जब आपका फिस्कल डेफिसिट जैसी एक्टिविटी को संपादित करना होता है, यानी जहां पर इनकम की अपेक्षा एक्सपेंडिचर का मान अधिक करना होता है, वहां पर भी गवर्नमेंट क्या करती है, इस एक्सपेंडिचर को अधिक करने के लिए वो या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है या कॉमर्शियल बैंकों से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेने लगती है, और इस लोन के माध्यम से अपनी इकोनॉमी में डेफिसिट फाइनेंसिंग के कार्यक्रम संपादित करती है। ध्यान रहे, ऊपर बताए गए तीनों उपाय से देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट ये बताया कि जब अर्थव्यवस्था में घाटे का बजट बनाया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो आपके पास सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जब घाटे की बजट बनाया जाता है तो उससे इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, और जब सप्लाई ऑफ मनी वृद्धि होती है,
जिसके कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ये आप सीरीज याद रखिएगा, ये रिएक्शन याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि देखिए घाटे की वित्त व्यवस्था में एक्सपेंडिचर का जब आप मान बढ़ाओगे तो एक्सपेंडिचर का मान बढ़ाने के परिणाम स्वरूप सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने के परिणाम स्वरूप लोगों की इनकम जनरेट हो जाती है, और जब लोगों की इनकम जनरेट होगी तो उससे इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होने से प्राइस जनरेट होगा। ठीक है, अब इकोनॉमिस्ट डायरेक्ट बोल देते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी से प्राइस जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि फिशर ने इस दृष्टिकोण को डेवलप किया था, और ये बीच के पॉइंट उन्होंने इलेबरेट करना ज्यादा आवश्यक बाद में नहीं समझा, क्योंकि लोगों को अंडरस्टूड था कि जब मनी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो इनकम एंड डिमांड जनरेट होती है। तो इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि हो जाती है, और जब कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो इस कारण घाटे की अर्थव्यवस्था को मुद्रा पूर्ति विचार भी कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा पूर्ति विचार कि जब सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी में इंक्रीज कर जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में एक प्रकार की बड़ी वेव्स, किस नाम से? हाई प्राइस। प्राइस जो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, और जिससे इकोनॉमी में एक प्रकार का बिग अनबैलेंस जनरेट होता है, और जब बिग अनबैलेंस जनरेट होता है तो इकोनॉमी में क्या होता है? नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, और वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें क्या करते हैं? डेवलप्ड स्टेज पर ले जाता है। ठीक है, तो ये मुद्रा पूर्ति विचार भी कहा जाता है, और घाटे की वित्त व्यवस्था देश के राजकोषीय घाटे के बराबर होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था जब भी हम अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करते हैं उसके निम्न उद्देश्य होंगे। द पर्पज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट या डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है ये देखते हैं। पहला पर्पज, देश के विकास की गति देने के लिए। ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमी की स्पीड कम है और उस इकोनॉमी की स्पीड को आप इनहेंस करना चाहते हैं तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को प्रयोग करिए। और धन की कमी को दूर करने के लिए कभी कभी आपकी कंट्री में लोग ज्यादा होते हैं और डिमांड ऑफ मनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, किसके लिए? आप प्रोडक्टिव एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उस धन की कमी को पूरा करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करती है। तो दो आपके उद्देश्य पूरा होते हैं, पहला विकास को गति देने के लिए, और दूसरा धन की कमी को पूरा करने के लिए इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। दूसरा पॉइंट, मंदी काल में देश में व्याप्त बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रयोग करते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग को इंप्लीमेंट कर दीजिए, और डेफिसिट फाइनेंस को इंप्लीमेंट करने के परिणाम स्वरूप देश में क्या हो जाएगा? मंदी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्राइस हाइक होगा तो प्राइस हाइक होना मंदी नहीं कहलाएगा बल्कि तेजी कहलाएगा। तो ये बेरोजगारी को समाप्त करेगा, और देश में अतिरिक्त निवेश को बढ़ावा देने में मैंने बताया कि जब आपकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से इकोनॉमी में कई रिएक्शन काम करते हैं, और लास्ट में आपने देखा होगा डेल्टा आई का मान बढ़ जाता है। तो ये डेल्टा आई का जो मान बढ़ जाता है ये इकोनॉमी में अतिरिक्त निवेश क्षमता को जनरेट करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में निवेश के लिए धन की व्यवस्था करना। अब मान लीजिए आपकी इकोनॉमी बिग है, सच एज इंडियन इकोनॉमी, और इकोनॉमी में इतने सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट को बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। रूरल सेक्टर में अगर आप गांव देखिए तो गांव के डेवलपमेंट के लिए ड्रिंकिंग वाटर है, रोड है, बिजली है, पानी है, जबकि रूरल इकोनॉमी से याद रखिए रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होती है।
टैक्स बहुत कम जनरेट होता है, ना तो ड्रिंकिंग वाटर पर टैक्स होता है, ना बिजली पर हाई टैक्स होता है, ना रोड पर टैक्स होता है। आपने देखा होगा रूरल इकोनॉमी जो आपके पास इनकम प्रोवाइड करती है वो बहुत कम प्रोवाइड करती है, और केवल आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ इनकम प्रोवाइड करती है। वो भी आपने देखा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होते हैं, नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो पूरी रूरल इकोनॉमी को आपको चलाना है। उस इकोनॉमी में आज भी भारत में बहुत से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। दूसरा, आप शहरों में देखोगे, शहरों में भी आपको बेसिक एमिनिटीज पूरी करनी है, और इन बेसिक एमिनिटीज को पूरा करने के लिए आपको धन की आवश्यकता है। और तीसरा, अर्थव्यवस्था में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सच एज आपके पास क्या होता है इंडस्ट्री लगाने के लिए, सच एज आपका हेल्थ केयर सेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए। तो इन सेक्टर्स में बहुत अधिक निवेश के लिए धन की व्यवस्था करना है। और ये व्यवस्था कहां से होगी? ये व्यवस्था आपके पास घाटे की वित्त व्यवस्था से होगी, और घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत आप धन की व्यवस्था कर लेंगे। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मान लीजिए कुछ इमरजेंसी में आपको आवश्यकता पड़ी, जैसे कोविड-19 हुआ। कोविड-19 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना अधिक धन की आवश्यकता पड़ी, वेंटिलेटर्स हमको मंगाने पड़े। ठीक है, बहुत से कंट्रीज ने हमको डोनेट किया, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमको बहुत सी चीजें थी, एक्सपेंडिचर करना था, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए, हमको इंजेक्शंस की आवश्यकता थी, हमारे पास कोविड वैक्सीन की आवश्यकता थी। ठीक है, जो काफी कॉस्टली था। तो ये आकस्मिक वित्त की आवश्यकता कहां से पूरी हो सकती है? घाटे की वित्त व्यवस्था। तो घाटे की वित्त व्यवस्था जो है वो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और ये इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमी को काफी अच्छा, ठीक है, ये घाटे की वित्त व्यवस्था होती काफी अच्छा लीड करती है। और साथ ही साथ युद्धकालीन व्यय के समय भी आप घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग कर सकते हैं, और युद्ध काल के समय जब अगर आप इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं तो भी आपको फाइनेंस की आवश्यकता पूरी करेगा। पूर्ति के लिए वित्त की व्यवस्था करना। और 5 पॉइंट है देश में आधारभूत संरचना के विकास करके देश के करदाताओं को यकीन दिलाना कि उनके द्वारा दिया गया टैक्स सही जगह पर खर्च हो रहा है, क्योंकि सभी लोग टैक्स प्रोवाइड करते हैं, टैक्स देते हैं, और ये टैक्स कैसे हो? तो देश की आधारभूत संरचना के विकास में इन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो खर्च हो रहा है वो प्रॉपर रूप से खर्च हो, ये हमको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। तो इतने आपके पास ऑब्जेक्टिव्स है, इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए देश पे घाटे की वित्त व्यवस्था लागू की जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रभाव क्या होंगे? जब आप देश में क्या करते हैं, नोट छाप करके, उधार लेकर के अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा देते हो। जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है इकोनॉमी में, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको आइए हम देखते हैं। देश में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने के कारण महंगाई में वृद्धि होगी। आपने अभी रिएक्शंस को देखा, ठीक है, कि अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग की आप बात करते हो तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन इनहेंस करेगा। दूसरा, स्फीतिक दबाव के कारण औसत उपभोग स्तर में कमी आएगी। ठीक है, जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ेगा तो लोगों की क्रय शक्ति पहले से कम हो जाएगी, और जब लोगों की क्रय शक्ति पहले से कम होगी तो लोगों का उपभोग का स्तर क्या होगा? कम होगा। जब कंजप्शन लेवल डाउन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप आपके इकोनॉमी में अनसेटिस्फैक्शन आपको दिखाई पड़ेगा और लोग नाराज रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है कि गवर्नमेंट से लोग नाराज रहें। थर्ड आपके पास है आय की असमानताओं में वृद्धि। इकोनॉमी में इन आपके पास जैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रयोग करोगे उसके कारण इन्फ्लेशन जनरेट होगा, और इन्फ्लेशन इनकम इनइक्वालिटी की तरफ आपको ले जाएगा, और इनकम इनइक्वालिटी
आपकी इकोनॉमी के लिए और प्रॉब्लम जनरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि अमीर नए निवेश के पा करके अवसर पाएंगे और भी अमीर होते जाएंगे, और गरीबों की रियल परचेजिंग पावर पहले से डिक्लाइन होती चली जाएगी। तो ये एक प्रकार का इंपैक्ट इकोनॉमी में दिखाई पड़ेगा। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, बचत पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़ेगा। बचत पर प्रतिकूल प्रभाव का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, प्राइस राइज होगा, तो प्राइस राइज होने के परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में आप कंजप्शन पर ज्यादा खर्च करोगे। जब कंजप्शन पर ज्यादा खर्च करोगे तो आपकी सेविंग्स उतनी ज्यादा नहीं होगी, बल्कि सेविंग्स डिक्लाइन करने लगेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में जब सेविंग्स का मान कम होगा तो पूंजी निर्माण की दर भी कम होती चली जाएगी। और जब पूंजी निर्माण की दर कम होगी तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसे होगा? या तो आप विदेशी पूंजी लीजिए, और विदेशी पूंजी आप कितना इंपोर्ट करेंगे, तो आपको ये भी इम्पैक्ट जो इकोनॉमी में दिखाई पड़ेगा, इनके लिए आपको रेडी रहना होगा। अगला पॉइंट है कि बचत की जो आपके पास प्रतिकूल प्रभाव है और घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रास्फीति की ओर ले जाती है, और मुद्रास्फीति स्वैच्छिक बचत की आदत पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ये पॉइंट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो इस प्रकार जो घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, वो घाटे की वित्त व्यवस्था इकोनॉमी में सेविंग्स पर निगेटिव इंपैक्ट डालती है। और अगला हम पॉइंट डिस्कस करें अगर, तो निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव। अगर आप घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाते हो तो उससे इकोनॉमी पे जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट पर क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था निवेश पर प्रतिकूल असर डालती है, और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उस वक्त ट्रेड यूनियन कर्मचारी अधिक वेतन के लिए दबाव डालते हैं। ठीक है, कि वो कहते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इस इन्फ्लेशन के कारण हमारी रियल परचेजिंग पावर काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गई है। और जब रियल परचेजिंग पावर बहुत अधिक डिक्लाइन हो जाती है तो ट्रेड यूनियन आप पर दबाव डालते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा वेतन प्रोवाइड किया जाए, और जब ज्यादा वेतन के लिए वो प्रेशर जनरेट करेंगे तो आप समझ सकते हो कि इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होगा वो सारा पैसा अगर वेतन पे खर्च कर देगा तो पूंजी निर्माण की वृद्धि दर कम हो जाएगी। तो इससे निवेशक आपके हतोत्साहित हो जाएंगे, और जब निवेशक हतोत्साहित हो जाएंगे तो इकोनॉमी में निवेश पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपके पास घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत दिखाई पड़ेगा। अतः सारांश के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि देश में घाटे की वित्त व्यवस्था इतना बुरा नहीं है। बुरा है, ठीक है, बैड है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं, बट इतना नहीं है कि आप इसको इम्प्लीमेंट ही ना करो। इसके गुड क्वालिटी ज्यादा है इकोनॉमी में, ये इकोनॉमी को लीड ज्यादा अच्छे से करता है, जबकि इसका एडवर्स इफेक्ट उतना बैड नहीं है जितना कि आपको लगता होगा। इसलिए घाटे की वित्त व्यवस्था जैसा टूल्स, मैं इसको टूल्स कहता हूं, उपकरण जो इकोनॉमी में आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए, और इससे इकोनॉमी आपकी अनबैलेंस होती है, इकोनॉमी में उछाल आता है, और हम एक संतुलन पॉइंट से दूसरे संतुलन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। नेशनल इनकम आपकी बढ़ जाती है, आपके देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, और इसलिए इसको डेवलपमेंट टूल्स के रूप में वर्तमान देश में विकासशील देश इसका प्रयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। आइए डायग्राम के माध्यम से हम इसे एक बार और समझते हैं। इकोनॉमी में मैंने आधार अक्ष पर आपको नेशनल इनकम लिया है इन द बेसिस ईयर, बेसिस एक्सिस पे मैंने नेशनल इनकम को लिया है, एंड वाई एक्सिस पर मैंने क्या किया, लिया है, उपभोग को लिया है, मैंने निवेश को लिया है, मैंने क्या किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लिया है।
ठीक है, मैंने ये लंबच पर यहां पर ले लिया। ये मान लीजिए मेरी आय तथा उपभोग लाइन है, जो एज्यूमिंग है C+I, ये ऐसा है मेरा। प्रारंभ में मेरे पास हम लोग कहां पे रहते हैं, प्रारंभ में हमारे पास क्या होता है, C+I लाइन पे रहते हैं। माई इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 होता है और इकोनॉमी में नेशनल इनकम वो आपका OY1 होता है। तो नेशनल इनकम आपका OY1 है और इस नेशनल इनकम OY1 पर हम लोग क्या करते हैं, संतुलन बिंदु E1 पर है, जहां पर उपभोग तथा निवेश एक्चुअल लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में इनकम होती तो हम इतना खर्च करते, और जो एक्चुअल लाइन है वो आपको इमेजिनरी लाइन को E1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और देश की नेशनल इनकम OY1 है। सरकार ने घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई, और घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने के परिणाम स्वरूप सरकार ने क्या किया, अपने एक्सपेंडिचर का मान बढ़ा दिया। जब अपने एक्सपेंडिचर का मान बढ़ाया तो उपभोग पर किया गया व्यय, निवेश पर किया गया व्यय, सरकार का प्रारंभिक व्यय जो जी के रूप में जाना जाता है, प्लस जो आपने घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत डेल्टा जी का मान आपने बढ़ा दिया। तो जब डेल्टा जी का मान आपने बढ़ाया तो यानी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, ये कहीं ना कहीं घाटे की वित्त व्यवस्था से प्रभावित था। और जब घाटे की वित्त व्यवस्था के परिणाम स्वरूप देखिए ये लाइन आपके पास इतना पोर्शन डेल्टा जी का मान ऊपर की ओर बढ़ जाता है, और जब ऊपर की ओर बढ़ जाता है तो नया संतुलन बिंदु आपका E2 हो जाता है, और नया संतुलन बिंदु E2 हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में नेशनल इनकम आपकी बढ़ करके आपके पास OY1 से बढ़ करके OY2 हो जाती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मान देखिए डेल्टा जी जो आपके पास इतना बढ़ा, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा और उससे आपकी नेशनल इनकम कुछ इतनी बढ़ गई डेल्टा वाई के बराबर। ठीक है, तो नया संतुलन बिंदु देखिए E1 से हम कहां पर आ जाते हैं, E2 पॉइंट पर आ जाते हैं। तो इकोनॉमी देखिए आपकी बूस्ट कर गई, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ पथ पर ऊपर आ गई, और सरकार फिर से घाटे की वित्त व्यवस्था अपना ले तो शायद ये डॉटेड के रूप में मैं दिखा रहा हूं और ऊपर चली जाएगी, और संतुलन बिंदु कहीं पर यहां पर E3 के रूप में आ जाएगी। तो इस प्रकार नेशनल इनकम आपकी इनहेंस होकर के Y3 हो जाएगी। तो इकोनॉमी में जितना डेल्टा जी का मान आप बढ़ाते चले जाओगे, इकोनॉमी में डेल्टा वाई का मान उतना बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो डेल्टा जी बढ़ाने की परंपरा है, ये कहीं ना कहीं घाटे की वित्त व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी आय को मतलब व्यवस्था करती है, और उसको मतलब व्यय के लिए आय की व्यवस्था करती है और उसको खर्च करती है, जिससे आपकी इकोनॉमी क्या करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पर जाती मतलब पहुंच जाती है। इस प्रकार हम घाटे की वित्त व्यवस्था का इम्पैक्ट इकोनॉमी में देख सकते हैं, और घाटे की वित्त व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका घाटे का बजट। घाटे का बजट में आपने देखा होगा बजटीय घाटा आपको हर साल दिखाया जाता है, ये इसी इफेक्ट को जनरेट करने के लिए, ताकि इकोनॉमी में हम इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E1 से E2 पर एंड E2 से E3 पर इस प्रकार क्रम से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएं।